Hello children, welcome to our EVS class. Our lesson today is soil. Soil यानी मिट्टी. Yes, soil यानी मिट्टी जो हमें हमारे सरफेस पे दिखती है, नीचे जमीन में दिखती है. इट इज यूजली कौन से कलर की होती है? ब्राउन या डार्क ब्राउन या रेड कलर की या ब्लैक कलर की. तो सॉइल जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हर लिविंग बींग के लिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली for trees and plants. It is also a natural shelter for living beings. छोटे insects जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वो सॉइल में रहते हैं. यहाँ तक कि सॉइल जो है उनको मिनरल, वाटर, फूड भी प्रोवाइड करती है, इसलिए उनका एक मेन हैबिटाइट भी है सॉइल. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉइल के अंदर ह्यूमस नाम का एक कंटेन करती है. ह्यूमस वो क्या होता है? जब पत्तियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वो जमीन में जाके जमा होती है. उसी तरह से एनिमल्स की बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है तो वो भी सॉइल में जमा हो जाती है. और यही सॉइल जो है प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उनको उसी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे वो हेल्दी और अच्छे ग्रो करते हैं. So humus is very important for the growth of plants. और ये कहाँ मिलती है? हमें टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल में मिलती है. ऑफ सॉइल मतलब हर चीज की अपनी खासियत होती है, अपनी कुछ पहचान होती है. उसी तरह सॉइल की भी कुछ पहचान होती है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. पहला पॉइंट है उसके अंदर टेक्सचर. टेक्सचर मतलब जिस तरह से हम कपड़े को फील कर सकते हैं, रफ है, स्मूथ है, सिल्की है, उसी तरह से सॉइल को भी हम देख सकते हैं कि सॉइल कैसी है. कुछ सॉइल्स जो होती है वो बहुत चिकनी होती है, कुछ जो होती है वो खुरदुरी होती है, कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल ना चिकनी होती है ना खुरदुरी होती है, स्टिकी होती हैं. तो हर सॉइल का अपना टेक्सचर भी जो है वो अलग होता है. कमिंग टू कलर्स. सॉइल को देखते से एज यू नो, कलर मतलब रंग. सॉइल को देखते से हम उसका कलर पहचान सकते हैं. रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है. तो सॉइल की अपनी खुद की पहचान है, उसके कलर से भी होती है. नेक्स्ट उसमें आते हैं वो है पोर स्पेस. पोर स्पेस मतलब उनके अंदर वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी या हवा जाने की गुंजाइश. प्लांट्स ग्रो करने के लिए वाटर और एयर का स्पेस सॉइल में होना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसके अंदर काफी हो? लाइक सपोज अगर हम क्ले सॉइल की बात करें, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और उसके अंदर बहुत कम स्पेस होती है कि वो पानी और हवा को कोई स्पेस दे, इसलिए उसके अंदर प्लांट्स जो है अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते. सैंडी सॉइल में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसके वजह से क्या होता है, प्लांट्स उसमें भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी को रोक ही नहीं पाती. इतने पोर्स होते हैं कि पानी बह जाता है. आपने देखी होगी ना सैंड कैसी होती है, पानी डालो वो गीली तो हो जाएगी लेकिन उसके अंदर का पानी सारा बह जाए. एक लूमी सॉइल ऐसी होती है जिसके अंदर अच्छी कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर वो एयर और वाटर अच्छे से रोक सकती है, होल्ड कर सकती है. कि सॉइल कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है. सॉइल के फॉर्मेशन जो है मोस्टली इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वेदर और रेन एंड वाटर. हमारा जो मौसम चेंज होता है, कांस्टेंट ठंडा, एकदम गर्म, एकदम खतरनाक बारिश, दीज आर द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. बट इट टेक्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. Now if you see at the picture, the first picture where you see the sea horizon of it or sea section of it, you will see कि नीचे जो है वहाँ पे bed of rocks है, मतलब बहुत सारे पत्थर जमे हुए हैं और वेदर की वजह से उन पे जब क्रैक्स आने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो सॉइल में मिक्स होने लगते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, यू सी द बेड ऑफ रॉक्स इज डिक्रीजिंग. वो पतला होता जा रहा है और सॉइल जो है वो बढ़ती जा रही है, पत्थर बारीक होते जा रहे हैं और वो सॉइल के अंदर एड ऑन होते जा रहे हैं. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज. Coming to the last picture, you will see that the bed of rock is completely disappeared. It is going down and down and down. And the soil layer is increasing. और पत्थर जो हैं वो जो है टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं और सॉइल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. So this is how soil is formed. But remember, it takes years to form soil. वेदरिंग क्या होता है? एक वो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ विंड, रेन और एनी लिविंग और कोई एनी अदर एलिमेंट. बेसिकली समझ जाओ कि अगर एक पत्थर जो है वो कोई भी रीजन से टूट के मिट्टी बन जाता है, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. ओके, दीज आर ऑल द एक्सटर्नल एलिमेंट्स और बाय नेचर दे आर बीइंग अफेक्टेड.
And the formation of soil is also known as pedogenesis. You remember this. You could be asked what is pedogenesis. The 4 factors that determine weathering is number 1, the rock type. किस टाइप का वो रॉक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इजीली ब्रेक होगा कि नहीं, उसको बहुत वक्त लगेगा टूटने में. Climate कैसा है? Is it very hot? It is very cold? Or the winds are really terrible? Or it is near the beach? Or it is near the coast? So it depends upon the climate also. Topography, rocks that are exposed to sun directly. अगर धूप जो है पत्थरों पे डायरेक्टली पड़ रही है तो बहुत आसानी से वो टूट जाते हैं, गर्माहट से वो टूटने लगते हैं. Animals or plants also play a role in breaking of the animals because उनके चलने से, उनके मारने से, टकराने से जो है वो पत्थर भी जो है टूट जाते हैं. Because like suppose you're walking on the road and they push the rock, it falls down and it breaks up. So these are the reasons also which can cause formation of soil, and that is called weathering. Soil profile मतलब soil के बारे में या उसमें क्वालिटीज होने के बारे में या उसके कैटेगरीज होने के बारे में, उसको हम बोलते हैं सॉइल का प्रोफाइल. जैसे हमारा प्रोफाइल, हम कहेंगे हम कब पैदा हुए थे, हम कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमने क्या पढ़ाई की, हम कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी हमने किया, क्या कोर्स किया, वो हमारा प्रोफाइल हुआ. उसी तरह से सॉइल का भी अपना प्रोफाइल होता है कि सॉइल की कितनी लेयर्स हैं, वो कौन सी चीज से बनी है, उसके नीचे लेयर में क्या है, उसके ऊपर लेयर में क्या है. So let's study about soil profile. सबसे नीचे जो बेड रॉक होता है हम उसको क्या कहते हैं, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, उसको हम कहते हैं बेड रॉक. मतलब सबसे नीचे वाली जो परत होती है मिट्टी की, उसे हम कहते हैं बेड रॉक. बेड रॉक आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, कैन यू सी दैट? यस, दैट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट. बेड और रॉक, बेड यानी बिस्तर, रॉक यानी पत्थर, पत्थरों का बिस्तर इज कॉल्ड बेड रॉक एंड दैट इज द बॉटम मोस्ट लेयर. हम उसी के बाद जैसे हम थोड़े से ऊपर और आ जाएंगे, वहां पे थोड़े और बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं. ये ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है, ठीक है. फिर देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज वेयर वी सी द सबसॉइल. सबसॉइल मतलब मिट्टी से पहले जो सॉइल आती है उसे हम कहते हैं सबसॉइल. ये मिडिल मोस्ट लेयर होती है, बीच की परत है. यहाँ तो हो गए हमारे पूरे पत्थर. उसके बाद जो है हमारे जो भी बचे कुछ टुकड़े, पार्टिकल्स जो होंगे जो पत्थरों के ऊपर और सब सॉइल के नीचे वाली लेयर होगी, वो लोअर लेयर हुई. फिर उसके बाद सब सॉइल की लेयर हुई जिसके अंदर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं, रॉक्स हैं. उसके बाद हम आते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे, दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसके अंदर सबसे ज्यादा, इसे हम ऑर्गेनिक लेयर भी कह सकते हैं, हम इसे ह्यूमस कंटेन करने वाली टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स की जो खाद होती है वो हमें कहाँ मिलती है, टॉप मोस्ट सॉइल में. दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. So this is a profile of the soil. You should keep that in mind. Draw the diagram really well and understand how this is formed. Okay, this is a very important part of the chapter. Soil erosion. Soil erosion. This is also one of the essential part of this chapter. Soil मतलब मिट्टी बह जाना. जब मिट्टी बह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन. ये बह के कहीं और जम जाती है और ये जो है हमारे लिए कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है. हमारे फार्म में से चली गई तो सोच लो हमारे प्लांट्स कैसे, सारी हेल्दी और फर्टाइल सॉइल बह गई तो हमारे प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे. तो सॉइल इरोजन इज द डिटैचमेंट, transport and deposition of soil particles on land surface. मतलब it is moved from that place and it is sent to some other place. Okay. Soil erosion is mainly due to two main reasons. पहला होता है एक natural process, दूसरा होता है human activities. Natural process में क्या आएगा? Yes, बहुत तेज बारिश, हवा, है ना, या कोई में नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, फ्लड्स आ जाते हैं, उससे बह जाए मिट्टी. तो एक ये प्रोसेस है जिससे सॉइल इरोड होती है. दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज. इंसानों के वजह से क्या होता है, हम जो है खेती करते हैं, सैंड को फ्लो करते हैं तो लूज हो जाती तो इजीली तब भी बह सकती. ओवरग्रेजिंग मतलब जब जानवर सारे पेड़ पौधे जो है वो नोच लेते हैं, खा लेते हैं, हरियाली खत्म कर देते हैं, तो वो भी क्या होता है, मिट्टी जो है वो बह जाती है.
डिफॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज और प्लांट्स हैं उनको काट देते हैं, उठा निकाल देते हैं, उखाड़ देते हैं। एक ये भी रीजन है जिससे सॉइल इरोजन होती है। जब हम सॉइल कंजर्वेशन पे आते हैं, इट प्लेज अ वेरी वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल एंड इट शुड बी अंडरस्टूड बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेन रिसोर्स विच इज रियली प्रेशियस। आज सॉइल अगर उसकी फर्टिलिटी घुमा देगी, सॉइल अगर वो जो है उसके अंदर उसकी क्या कहना चाहिए आपको, उसकी रिप्रोडक्शन पार्ट बोलो या वो प्लांट्स का खाना जो हैबिटाइट है वो अगर वो फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो हर चीज का सर्वाइवल जो होगा बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो एनिमल्स को फूड कैसे मिलेगा, एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, मतलब दिस होल साइकिल कैन बी डिस्टर्ब। सो सॉइल कंजर्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the ecosystem, in the environment, and to maintain that you should see that इस तरह की हम डिफॉरेस्टेशन, हम ऐसा ह्यूमन बीइंग्स के तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी गंवाए। फर्टिलिटी गंवाए के रीजंस क्या हो सकते हैं, हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से केमिकल जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, सॉइल इरोजन पे ध्यान दें, उस सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को समझें, प्रॉपर टाइम पे जो है एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करें, सॉइल के अंदर जो है प्लांटिंग और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर मैन्योर और ये सब चीज़ें टाइमली सॉइल को देते रहें तो इट विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। जैसे हमें हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से सॉइल का भी हेल्दी रहना हमारे लिए अच्छा है। Conservation of soil can be done through basically these 3-4 types. First one is terracing. अगर हम जो है फार्मिंग टेरेसिंग में करते हैं तो अगर मिट्टी बह भी जाती है बारिश से और हवा से तो वो दूसरे स्टेप पे आके रुक जाती है। Afforestation, by planting more and more trees around it. Then you have got planting crops in strips. अगर हम प्लांट्स को प्रॉपरली जो है उनके रोटेशन, क्रॉप रोटेशन प्रॉपर रखें और उनको स्ट्रिप्स में, लाइक सपोज कहीं कोई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो कहीं कोई और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर प्लांटिंग और प्लेसिंग रखें तो भी सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं। विंड ब्रेक्स, अगर हम अपने क्रॉप्स के इर्द गिर्द बड़ी ट्रीज और प्लांट्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हवा के वजह से, पानी के वजह से बड़े ट्रीज जो है वो प्रेशर ब्रेक कर देते हैं एंड इतना नुकसान नहीं होगा हमारे प्लांट्स को। सबसे पहला वाला जो आपने सॉइल कंजर्वेशन का देखा था वो था टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब जो भी हिल है उसको स्टेप्स में ब्रेक करें और हर स्लोप में एक स्पेसिफिक लेंथ और स्टीपनेस पे जो है हम प्लांट्स को ग्रो करें। तो जब भी अगर रनिंग वाटर आता है, बारिश होती है या हवा तेज चलती है तो सॉइल जो है उसकी एबिलिटी जो होती है बह जाने की, उड़ जाने की, वो कम हो जाती है। Afforestation. Afforestation means by planting more and more and more and more of tree. By controlling deforestation. Planting trees तो ठीक है, लेकिन we should have control also that trees are not being chopped down, they are not being cut. Then preventing soil erosion. Definitely if you grow trees, if you see that the trees are not cut, so what will happen? Soil erosion will not be there. Then also keeping factors in mind which help in rainfall and maintain the temperature. हमारे environment का ख्याल रखना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। By taking care of water, by taking care of, देखिए temperature कितना बढ़ रहा है, global heating होती जा रही है, तो we should implement or follow things which help in conserving the environment also. Never be left bare. Bare मतलब खाली छोड़ना अच्छी बात नहीं है। जैसे बेटा आपको भी अगर हम पढ़ाएं नहीं, टाइमिंग दिया, आपको होमवर्क नहीं दिया, आपको एक्टिविटीज नहीं दी तो आपका माइंड क्या होगा? इट विल गेट डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, इट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन समथिंग, सम अनहेल्दी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस। उसी तरह से प्लांट्स के जो सॉइल है उसको भी हम बैरन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वी शुड कवर इट विद ग्रास, because if we leave it barren, again there is a chance of the soil getting eroded. So at least if we don't want to grow crops over there, what we can do is we can grow grass over there.
क्रॉप रोटेशन, मैंने पहले भी आपको ये बोला था, क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, उसके मॉइस्चर को मेंटेन करता है, और ये भी देखता है कि प्लांट्स को उनकी प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर होते हैं ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। एम्बार्कमेंट्स का मतलब होता है कि हम एक इस तरह से लेयर बना दें या ऐसा स्टॉपेज बना दें जिससे सॉइल जो है बह के नहीं जाए। और ये मोस्टली किस तरफ होता है, रिवर साइड्स में, सी साइड्स में, या हिली एरिया में, जहाँ से स्लोप की वजह से मिट्टी का बह जाना या गिर जाना जो है आसानी से होता है। तो अगर वहाँ पे हम कुछ स्टॉपिंग बना लें तो उससे क्या होगा, एम्बार्कमेंट मीन स्टॉपिंग, प्रिवेंटिंग। तो इस तरह का हम कोई एम्बार्कमेंट बना लें, कुछ रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें बना लें जिससे मिट्टी जो है बह के नहीं जाए, तो वो भी क्या कर सकती है, सॉइल इरोजन में हेल्प कर सकती है। जो है विंड ब्रेक्स जो है ये एक तरह का बैरियर है। जैसे हमारे रोड्स पे बैरियर्स होते हैं ना, स्पीड स्टॉपर्स होते हैं, हम तेजी से गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही स्पीड स्टॉपर्स आते हैं हमारी गाड़ी धीमी हो जाती है, और हम क्योंकि ज्यादा उचकेंगे इसलिए हम गाड़ी धीमी कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हमारी क्रॉप फील्ड के इर्द गिर्द हम बड़ी बड़ी ट्रीज लगा लें तो जब खूब तेज हवा चलती है तो वो क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ प्रिवेंशन हो जाता है कि सॉइल कैन नॉट बी blown away, so we can grow big plants or trees around the sides of the fields too. So this was quite a big lesson, but I hope you understood the importance of soil, what is soil profile, conservation of soil, weathering of soil. These are important things beta which should be noted and understood, because these are the basic necessity too. अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, these are the basic things you should know and understand and play your part also in saving the environment. So keep learning. If you have anything in mind, you can drop in a line or call us.